वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक इंटरव्यू क्लिप से भारत में हलचल मच गई। भारतीय मीडिया में आग लग गई। बीजेपी के हुकूमती ऐवानों में बैठे भारत की झूठी चकाचौंध के खालिक नरेंद्र मोदी हक्का बक्का रह गए। अमित शाह के रंग उड़ गए और मास्टर स्पाई अजीत डोवल को खुद अपनी काबिलियत पर शक होने लगा। ये है वो मास्टर स्ट्रोक जो पाकिस्तान ने भारतीय विकेट पर खेला, और ये है वो लफ्जी गोलाबारी जिसने गुज़श्ता 2 दिन से मुतनाज़े खित्ते मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने वालों के औसान ख़ता कर रखे हैं, और वो अपने शदीद तरीन मुखालिफिन को पाकिस्तान से ब्रैकेट कर रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी भी कश्मीरियों पर मजालिम और पाकिस्तान दुश्मनी से इबारत रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। नाज़रीन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के मकबूजा कश्मीर में 370A की बहाली से मुतालिक इंतखाबी नारे पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक पेज का बयान मकबूजा वादी के मखसूस हालात में इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है? क्या पाकिस्तान का बयान मकबूजा वादी के रियासती इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है? और क्या वाकई मोदी और बीजेपी की इस हवाले से फिक्र संजीदा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीके हुर्रियत कश्मीर के रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा आसिफ के आर्टिकल 370A की बहाली के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया, उस पर भारतीय हुक्मरान जमात के रद्द अमल को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे अगर हम बात करें, उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, लेकिन अगर आप देखें कांग्रेस का जो माजी है या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो माजी है हमारे सामने है जी। कांग्रेस का ये पैदा करता है। कांग्रेस ने हमारे साथ वादा किया था कि आपको प्लेबिसाइट का हक देंगे। उसके बाद कांग्रेस ने वादा खिलाफी की। अगर आप देखें 90s में जगमोहन भी कांग्रेस के वक्त में गवर्नर बना कश्मीर का, लोगों का कत्लेआम हुआ, लोगों के हुकूक सलब किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हिंदुस्तान ने कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया जी। और इन लोगों पे एतमाद नहीं किया जा सकता। जिस तरह बीजेपी हमारी दुश्मन है, इस तरह से जो वहाँ की हिंद नवाज तंजीमें हैं, कांग्रेस हो या पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कश्मीरियों के खैर खवा नहीं हो सकते हैं। इन्हें अपने मफादात प्यारे हैं। इन्होंने कभी कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं सोचा कि उन्हें यहाँ पर पैदाशी हुकूक मैसर हो, उनको उनके इंसानी हुकूक बहाल हो। वो हमेशा से ही दिल्ली के आलाकार बनते रहे, कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाते रहे। तो लिहाजा कश्मीरी कौम जो है, ये चूंकि इंडिजिनस मूवमेंट है और हिंदुस्तान के हथकंडे, उसके हरबे, वो सब फेल हो रहे हैं। तो लिहाजा ये एक हकीकत है जहाँ 5 अगस्त 2019 को जो इकदाम उठाए गए, चूंकि ये सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी इकदाम है जी। ये अक़वाम मुत्तहिदा के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो 370-35A के खात्मे के लिए और उसके साथ साथ हमारा जो बुनियादी हक है, हक खुद इरादत, उसके लिए कश्मीरी कुर्बानियां देते आ रहे हैं, देंगे भी, और हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले। हम हिंदुस्तान की जो चिनकियाई पॉलिसी है, हिंदुस्तान का जो उसकी जो सोच है कि मैं जम्मू कश्मीर को हिंदू राष्ट्र बनाऊं, वो उस तरफ गामजन है। हिंदुस्तान इस वक्त अपने फौजियों को वहाँ जो इख्तियारात दे बैठा है, उन्हें लाइसेंस जारी किया गया कि आप कश्मीरियों को मारें, कत्ल करें, तशद्दुद का निशाना बनाएं, किसी जगह वो जवाबदेह नहीं है। तो लिहाजा इसमें इन पार्टियों का भी हमेशा से ही साथ रहा है, और दिल्ली कभी भी कश्मीरियों की खैर खवा नहीं थी। तो लिहाजा हमें भी इन पर एतमाद नहीं है। इनके ये जो दावे हैं, ये बस इलेक्शन में इक़दार हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, यकीनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम भी आर्टिकल 370A की बहाली के हक में हैं। क्या अभी जो बयान आया है ख्वाजा आसिफ का, मकबूजा कश्मीर में होने वाले रियासती इंतखाबात के नताइज पर असर डालेगा? देखें, पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों का खैर खवा रहा है। पाकिस्तान की जो सियासी, सफारती या इखलाकी हिमायत जो है वो हमेशा जारी रही है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान जहां इस कॉन्फ्लिक्ट का एक अहम फरीक है, वहीं हमारा मौसम भी है। और कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है, और ख़ासकर 5 अगस्त के बाद 2019 को जब हमारी आईनी हैसियत ख़त्म की गई, जब हमारी डेमोग्राफी पे हमला हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान वहाँ इलेक्शन ड्रामे रचा रहा है और दुनिया को तासुर दे रहा कि वहाँ नॉर्मल सी है।
दरअसल ये फौजी कंट्रोल की एक जमहूरियत का ऐसे जो है ना, चूंकि ये फौजी कंट्रोल की जमहूरियत है बिल्कुल। और इसमें वो ऐसी रंग देना चाहता है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा नॉर्मल से 10 लाख से ज्यादा अफवाज है वहां पर जुल्म सितम की आए रोज नई कहानी आती है, हजारों की तादाद में लोग पाबंद सलासिल है। अब ये ड्रामा रचाया जा रहा है। तो बहरहाल इन इंतखाबात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबात जो है ना, ये हक खुदरादत का नामुल बदल नहीं हो सकते हैं। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका पैदाइशी हक खुदरादत मिले अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों के मुताबिक। और अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने करारदादों में वाशगाफ अल्फाज में कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है उसे कोई इख्तियार नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के मुस्तकबिल का वो फैसला करे। तो लिहाजा ये नुमाइशी असम्बली है, बे इख्तियार असम्बली है, सारा कंट्रोल दिल्ली के पास होगा और LG सिन्हा के पास होगा। तो बहरहाल पाकिस्तान की जो काविशें हैं कश्मीर के हवाले से वो काबिल तहसीन है। मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, सियासी तौर पे हमें मजीद आगे बढ़ना होगा और हिंदुस्तान को एक्सपोज करना होगा। अच्छा सर, मोदी का हवास बाख्ता होकर शोर शराबा करना और कांग्रेस को पाकिस्तान के ताने देना उनकी जमात को रियासती इंतखाबात में क्या फ़ायदा दे सकता है? देखिए, बीजेपी ने हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव अपनाया है, इस्लाम दुश्मन प्रोपगंडा किया है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहता रहा, घुसपैठिया कहता रहा है। अब पिछली दफा पार्लियामेंट में जो 400 की बात कर रहा था मोदी, अब उसे वो हदफ हासिल नहीं हुआ। उसकी एक लूली लंगड़ी वहाँ पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है। अब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में वो इस तरह का कार्ड खेल रहा है ताकि हिंदू वोटरों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ माइल किया जाए। और 2014 में मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक RSS का बीजेपी का वजीर आला होगा। तो लिहाजा ये उस तरह बढ़ रहे हैं। इनके जो ये दावे हैं या जो ये प्रोपगंडा है, मैं समझता हूँ कि महज इसलिए है कि ये इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, ये लोगों को मारना चाहते हैं, ये लोगों के हुकूक जो है ना मजीद गज़ब करना चाहते हैं। तो लिहाजा मोदी कुछ भी बके, कुछ भी कहे, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अच्छा, लेकिन सर बीजेपी ने सिर्फ हिंदू अक्सरियती सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में रियासत का क्या नतीजा देख रहे हैं आप? देखें, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और बीजेपी ने जिस तरह से मैंने बात की कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का वजीर आला हो ताकि उसको फिर खुली छूट हो कश्मीरियों को मारने की, उन्हें कत्ल करने की, उन्हें लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब चूंकि वादी के अंदर वो सूरत हाल नहीं है, पार्लियामेंट में भी मोदी जो है वो कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सका। उसके जो नया कश्मीर के दावे या जो नॉर्मलसी के दावे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, वो दरे के दरे रह गए हैं। अब जम्मू के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो हिंदू वोटरों को कायल करना चाहता है, तो उसमें वो इस तरह के ज़ाहिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। ताहम हम बिलीव नहीं कर रहे इन चीज़ों पे। कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी हो, वो कश्मीरियों की खैर खवा नहीं है। हमें इलेक्शन से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इलेक्शन हमारा जो है ना वो मुद्दा या मकसद नहीं है। हम अपने बुनियादी हक की बात करते हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करते हैं। तो लिहाजा जब तक ना जम्मू कश्मीर के अवाम को अपना पैदाइशी हक खुदरात नहीं देते, मैं नहीं समझता हूँ कि जम्मू इस रीजन में अमन कायम हो सकता है, इस रीजन में पीस आप कायम कर सकते हैं। जी अच्छा अब्दुल हमीद साहब, बीजेपी चैलेंज कर रही है कि कोई भी आर्टिकल 370 बहाल नहीं कर सकता। इन हालात में आर्टिकल की बहाली कैसे मुमकिन होगी? यकीनन एक बड़ा चैलेंज भी है अब तो। देखें, 370-35A जो है, पहली बात यह है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के मुनाफी इकदाम हैं। जो भी मोदी ने आज तक किया है, अक़वाम मुत्तहिदा का आईन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है वो टोटली इसकी इजाज़त नहीं देते हैं कि एक मुतनाज़ा रियासत में उसको आप यूनियन टेरिटरी कहलाए या उसको अपना हिस्सा कहलाए। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। हमारी कई करारदादें इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी मौजूद है। अगर आप देखें 3 जंगें भी हुई है, लोग जहां महसूर रखे गए हैं बंदूक के नोक पे और लोगों के हुकूक सलब है। तो मोदी जिस तरह से दुनिया को मिसलीड कर रहा है, अब मेरे ख्याल में उसका ये फेक नैरेटिव दुनिया ने जो है ना वो रद्द कर दिया है और कश्मीरी भी किसी सूरत हिंदुस्तान की हजमनी को मानने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, कौमों, मुल्कों, गिरोहों के दरमियान होने वाली जंगें तलवारों और तीर कमानों से होती हुई अब धमाका खेज प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस तक पहुंच चुकी हैं।
इस पर बात करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। 17 सितंबर की शाम अचानक ही लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह अरकान के पेजर्स धमाके से फटने लगे। 1 घंटे के दौरान 1000 से जायद धमाकों में 32 अफराद हलाक और 4000 से जायद जख्मी हुए। अभी पेजर धमाकों की बाजगश्त कम न होने पाई थी कि अगले ही रोज हिजबुल्लाह अरकान के वॉकी टॉकीज फटने से 20 हलाकतें मजीद हो गई। अपनी नौयत के इन मुनफरिद हमलों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को भी खौफ व हिरास में मुब्तला करके रख दिया है। इसी मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्मार्टफोन्स के दौर में पेजर्स और वॉकी टॉकी हमले दुनिया हैरान रह गई। ये तारीख में अपनी नौयत की एक मुनफरिद कार्रवाई है जो कि बैक वक्त 1000 से जायद मकामात पर अंजाम दी गई। आप इस तमाम मामले पर क्या कहेंगे? आई थिंक ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड अटैक था, और अगर आप देखें इसमें जो सप्लाई चेन है वो अभी इस पे काफ़ी सवालात हैं कि ये पेजर कहाँ मैन्युफैक्चर हुए। कुछ लोग कह रहे हैं ताइवान की कंपनी है जो ग्लोबल गोल्डन गॉफ के नाम से, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हंगरी की कंपनी थी और वहाँ पे मैन्युफैक्चर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीच में इंटरसेप्ट की गई सप्लाई चेन और इसराइल ने फिर इसमें जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेज है वो फिट की, बड़ी मिनीचर लेवल की थी। तो एक तो ये है कि उसमें सप्लाई चेन को लेट से डिसरप्ट करना, इसकी अपनी इम्प्लीकेशन है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन ये कि उन्होंने एक इंटरवेंशन की है। फिर आ जाता है कि ये डिवाइसेज जब हिजबुल्लाह के पास डिस्ट्रीब्यूट हुई, और उसकी भी रीज़न थी बिकॉज हिजबुल्लाह ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि आपके मोबाइल फ़ोन जो है ट्रेस हो रहे हैं और इजरायली पे ड्रोन स्ट्राइक्स उससे आती हैं होम करके, तो आप इसको अवॉइड करें। तो इसका मतलब है कि जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी हिजबुल्लाह की वो भी इनके पास थी कि ये लोग अभी पुरानी टेक्नोलॉजी पे जाने जा रहे हैं, और उसमें फिर इन्होंने इंटरवीन किया। फिर आ जाता है कि जो कोड होता है पेजेस का, आपको पता होगा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, अनलाइक मोबाइल फ़ोन। सादर से एक लव सेंटर जहाँ से मैसेज जाता है, तो वो भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ था। इसी तरीके से इस्माइल हनिया की शहादत देखें, बिल्कुल तेहरान में, ईरानियन कैपिटल में, वहाँ भी सुना है कि कॉम्प्रोमाइज़ था, इनसाइडर था जिसने एक एक्सप्लोसिव डिवाइस रखी और वो रिमोट से तो ब्लास्ट किया गया। तो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बड़ी तेज़ है। और दूसरा हिजबुल्लाह को देखना चाहिए कि उनके कौन से लोग हैं जो अंदर लेट से इनको इन्फॉर्म कर रहे थे। अभी भी आई थिंक आज की खबर है उनके जो एक सीनियर कमांडर हैं वो अभी एरियल स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। जाहिर कह रहे हैं कि हमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी कौन से घर में हैं। तो हर लिहाज से एक सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन है, लेकिन एक नए आई थिंक वॉरफेयर की बुनियाद तो है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन आएंगे। टेक्नोलॉजी की प्रोलिफरेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा जो आई थिंक डिस्कस करना चाहिए कि सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब होगी दुनिया में। सर, माहिरीन कहते हैं कि लेबनान में ये पेजर धमाके डेटोनेटर ब्लास्ट की तरह थे जिनकी मदद से खास जंगजुओं को निशाना बनाया गया। आप मुस्तकबिल करीब में इसके क्या मुज़म्मरात देख रहे हैं? क्या मुल्कों के दरमियान जंगों की हिकमत अमली पर भी असर पड़ेगा? अगर देखा जाए तो अभी आप 5th जनरेशन वॉरफेयर में हैं, और जिस तरह आप पहले हम डिस्कस करते रहे हैं कि अभी वॉरफेयर जो है वो बेसिकली उसकी जो बाउंड्रीज थी सिविल और मिलिट्री की, वो एक तो मर्ज हो गई। पता नहीं चल रहा कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह इस्तेमाल होगी। फॉर इंस्टेंस अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, अगर पेजेस में हुआ है, फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ जो वॉकी टॉकी उसमें हुआ है, फिर कुछ रूमर्स थे कि शायद गाड़ियों की बैटरियों में भी हुए हैं। वी आर नॉट वेरी श्योर, लेकिन ये ज़रूर है कि रिमोट टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें की जा सकती हैं और मैस लेवल पे की जा सकती हैं। इस तरह ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आई थिंक 1-2 दफ़ा हिट किया इसराइल ने, जिसमें स्टक्सनेट और बॉटनेट का इस्तेमाल, वो भी फिर रिमोट डिवाइस है कि आप उसको ट्रैक करके इसको कर सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मोबाइल टेक्नोलॉजी में आएगी या ऑलरेडी आ चुकी है। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल, आपका टीवी सेट, आपका कैमरा, आपका जो हेली कैम है जो आप फंक्शन पे यूज़ करते हैं, सर्विस करते हैं, एनी टेक्नोलॉजी जो नेट से कनेक्टेड है जिसमें बैटरी है, दैट कैन एक्चुअली बिकम अ बॉम्ब। और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है बिकॉज उसमें अभी आ जाएगा जो सप्लायर्स हैं वो कितने सर्टिफिकेट्स देंगे कि जी ये इस चीज़ से मुबर्रा। मसलन अगर आप अभी कोई पार्सल भेजें तो आप एक सर्टिफिकेट देते हैं, बाहर भेजें पाकिस्तान में, जिसमें पुराना खासा तो जहरीला मवाद या एक्सप्लोसिव नहीं है। तो क्या ये सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे इम्पैक्ट करेगी? ये आई थिंक इवन इजरायली टेक्नोलॉजी अभी कोई नहीं लेगा माइंड में, अगर आई थिंक सेंसिबल लोग हैं, बिकॉज दे नो इट कि ये तो इसमें इम्प्लांट कर सकते हैं इसको। हाँ, ये ज़रूर है कि वॉरफेयर में अभी ये चीज़ इस्तेमाल होगी, इसमें लीडरशिप को टारगेट किया जा सकता है, इसमें जो है मैस स्केल पे टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं और टेररिस्ट के हाथ भी ये टेक्नोलॉजी लग सकती है। तो मेरे ख्याल में
ایک بہت خطرناک سچویشن. اچھا، جارے اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ جو کیا، کیا ہم اسے کنٹرولڈ یا ٹارگیٹڈ وار کہہ سکتے ہیں، یا یہ کسی مؤثر 3 اسپائی آپریشن سے زیادہ کچھ نہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائس حملے 6 جنریشن وارفیئر ہیں؟ کہ ابھی اس کو 6 جنریشن تو شاید نہیں کہا جا سکتا، بیکاز ابھی دنیا جو ہے، جو ٹورسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وارفیئر میں ہم داخل ہوئے ہیں. مے بی آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 جنریشن وارفیئر کی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. فرسٹ جنریشن وارفیئر پرانے زمانے میں تھی جب تیر و تفنگ استعمال ہوتا تھا، گھوڑے تھے. پھر سیکنڈ جنریشن وارفیئر آئی جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کے اندر مشین گن آ گئی. اس کے بعد آرٹلری نے جو ہے اس کے اندر ایک ترقی کی. پھر تھرڈ جنریشن وارفیئر میں ٹینک اور ایئر کرافٹس آ گئے. فورتھ جنریشن وارفیئر آئی جب سویلین اور فوج کا دوبارہ آپ کہہ لیں کہ وارفیئر میں، جس آپ نے دیکھا لیبیا میں ہوا یا سیریا میں ہوا، کہ سول وار کی سچویشن بھی ہے، لڑائی بھی، ابھی ایون رشیا یوکرین وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں قدوخال. فورتھ جنریشن وار مینلی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز پہ بیسڈ ہے. اور اگر میں اس میں اس کی ڈیفینیشن پڑھ دوں کہ بیسیکلی یہ نان کائنیٹک ملٹری ایکشن ہے، اور سوشل انجینئرنگ، مس انفارمیشن، سائبر اٹیکس اور جو مرجنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے. جس ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکنیکلی تو یہ پیجر ایک سول ٹیکنالوجی ہے، کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو وارفیئر کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا. تو ایک تو اس لحاظ سے، پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کلر ریولوشن دیکھے ہیں یوکرین میں، آپ نے مصر میں دیکھا ہے کہ ایفرٹ ہوئی، عرب اسپرنگ ہے، ایون آئی وڈ سے بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹ ریوولٹ ہے، دس از پارٹ آف دس نیو فنومینا، کہ جس کے اندر آپ سوشلی میس اپیل بھی کر سکتے ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے. لوگ مذاق کرتے ہیں یہ 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کی آپ کیوں بات کرتے ہیں. اس پہ لٹرلی تھاؤزنڈز آف بکس لکھی گئی ہیں اور لاکھوں آرٹیکل ہیں، آپ جا کے بھی دیکھ لیں. لیکن یہ آئی تھنک جو سول ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وارفیئر میں اسرائیل نے جس طریقے سے کیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم 6th جنریشن وارفیئر کی طرف بڑھیں. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ جائے گی، اور اس کے اندر ڈرون وارفیئر ہے، اور اس کے اندر اس طرح کی ڈیوائسز ہیں جس میں سویلین ڈیوائسز کا، اور یہ بڑا خوف پیدا کرے گی. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو چھوٹی نہیں ہے کہ آپ اور میں ابھی بات کر رہے ہیں کہ میرا اپنا موبائل فون خدا نہ خواستہ ہٹ جائے، یا جہاں پہ PCR آپ کا ہے وہاں پہ بھی دھماکہ ہو جائے، تو جسٹ امیجن کہ کتنا خطرناک ہے. سر، کچھ عرصہ پہلے امریکی اور برطانوی حکام سمیت دنیا کی کئی اعلیٰ شخصیات کو مشکوک پاؤڈر ملے لفافے بھی موصول ہو چکے ہیں. گزشتہ دنوں پاکستان میں بھی ججز کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آ چکا ہے. ڈیوائس اٹیک یا پاؤڈر بیگز دہشت گردوں کے لیے تو ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے. اس کی پہلے بھی مثالیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پوائزنس لیکسر پاؤڈر ہے امریکہ میں یہ کافی استعمال ہوا ہے. ایک دو آئی تھنک سینئر جو لیڈرشپ تھی اس کو یہ دیے گئے تھے، اس میں آئی تھنک کچھ کیمیکل پاؤڈر تھا. اس طریقے سے یہ بالکل پاسبل ہے. لیکن اگر آپ فزیکلی کچھ چیز کرتے ہیں تو کچھ درمیان میں آپ کہتے ہیں فائر وال ہیں. فائر وال پہ آئیں گے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ فائر وال کا نام کے لیے فائر وال سے مراد ہے کہ آپ کے اندر سسٹمز ہیں کہ جو چیک کرتے ہیں. فرض کریں اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں یا کسی پرائم منسٹر آفس میں دے تو ان کے چیک کرنے والے ہیں کہ فزیکلی پھر اسکریننگ سسٹم ہے، آپ اس کے اندر سے گزار سکتے ہیں. تو اس کو ڈیفینیٹلی چیک کیا جا سکتا ہے اگر ٹیسٹ سے کوشش کریں. لیکن جو ابھی یہ جو نیا سسٹم شروع ہوا ہے جس کے اندر آپ الگ سے ڈیوائس کے ذریعے ایکسپلوڈ کر لیں، اس سے کہا جا رہا ہے کہ لیتھیم بیٹریز کو بھی زیادہ ٹیمپریچر دے کے ریموٹلی ایکسپلوڈ کیا جا سکتا ہے. یہ زیادہ ڈینجرس ہے بیکاز یہ ڈیوائسز جو ابھی آپ خود اپنے گھر میں گنے جہاں آپ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں، کتنی ڈیوائسز ہیں جو سب نیٹ سے کنیکٹڈ، کتنی ڈیوائسز جس میں بیٹری لگی ہوئی ہے. تو یو ول بی سرپرائز کہ آپ کے گھر میں شاید 10-12 اس طرح کی چیزیں ہیں، اور پھر آپ ٹریک بھی ہو رہے ہیں. آپ نے لوکیشن آن کی، کافی سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ان کو یہ بھی پتہ ہے پرسائزلی آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں. تو آل ٹولڈ دس از ڈینجرس ڈیولپمنٹ. لیکن اس کے اندر آئی تھنک تیاری کی ضرورت زیادہ ضروری آئی تھنک ہے کہ شارٹ اور لانگ ٹرم میئر آپ کیا لیتے ہیں اسٹیٹ کے. مثلا چائنا جو ہے اگر آپ کوشش کریں رشیا میں ٹرائی ٹو ڈو سائبر اٹیک، ایران میں بڑا مشکل ہے بیکاز ہارڈن ڈسپائٹ کہ اس کے اندر بریچز نہیں ہیں، لیکن اوور آل بڑا انہوں نے ہارڈن کر لیا ہے جس کو ڈیموکریسی میں کہتے ہیں جی سینٹرلی کنٹرول اسٹیٹ ہے. لیکن شاید وہ فائدے میں بیکاز وہاں پہ آپ کیوس جنریٹ نہیں کر سکتے، جبکہ یہاں پہ ایک فائر وال بھی لگتی ہے جو انفارمیشن کو لیٹ سے شفٹ کرتی ہے تو بڑا شور مچتا ہے. کیا کل خدا نہ خواستہ جس طرح پیجرز کا اٹیک ہے، اگر موبائل ٹیکنالوجی پہ اٹیک ہوتا ہے تو سائبر جو فائر وال آپ کے کام ہی آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی جیسے پروڈکشن ہو، انڈیجنس ہو. تیسرا ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے یوتھ کو، بہت زیادہ موبائل ٹیکنالوجی کا استعمال بھی نہ کریں، ضرورت کے تحت کریں. پھر میں بھی SOPs بنانی پڑیں گی کہ آپ اس کو کم سے کم رات کو جس طرح ہوتا ہے لوگ لگا کے سو جاتے ہیں تو اس کو ذرا دور رکھیں.
फिर साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब वो पूरी साइबर फोर्स बनानी पड़ेगी जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों काम करे। और फिर आ जाता है कि जो नैरेटिव है उसको कैसे लेके चलना है ताकि क्यास ना हो, फसाद बर्पा ना हो। जमहूरियत डेफिनेटली अपनी जगह, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि उसके अंदर स्टेट का नुकसान ना हो या कौम का नुकसान। अच्छा सर, दहशत गर्दों की जानिब से इस तरह की किसी भी मुमकिन कार्रवाई का सद्देबाब क्या होगा? जिसमें जैसा मैंने जिक्र किया है कि आपने रिडंडेंसी लानी है, हार्डन करना है आपने अपनी साइबर सिक्योरिटी को, और उसके डेफिनेटली मेजर्स भी हैं। पाकिस्तान क्योंकि दोनों तरफ आपका एक थ्रेट है, वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर पे, और भारत जो है साइबर आई थिंक टेक्नोलॉजी में या साइबर वॉरफेयर में शायद अगर हमारे बराबर जो है या आगे होगा डेफिनेटली। और दे हैव अ लार्जर साइबर फोर्स। अभी उन्होंने पूरी एक साइबर कमांड बनाई है जो अभी डोवर के अंदर काम करती है। इस तरीके से पाकिस्तान में आई एम श्योर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसी उस पर काम कर रही होंगी। लेकिन अभी एक नया हथियार है, सॉफ्टवेयर है, अभी जो टेस्ट ग्रुप है वो भी देख रहे होंगे इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आपने दुश्मन से एक स्टेप आगे रहना है, और इसके लिए आई थिंक डिस्कशन भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी करना है। मेनली ये कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी लेके आनी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नासिर, अमेरिका की पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इससे जुड़ी चीनी कंपनियों पर पाबंदी, भारत को इस्तिस्ना और पाकिस्तान पर वार, आखिर वजह क्या है, यही जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता दिनों अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 3 चीनी कंपनियों, 1 चीनी शख्स और 1 पाकिस्तानी इदारे पर पाबंदी आयद कर दी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाबंदियों से शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल मुतासिर हो सकते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जहां अबाबील भारत के महंगे तरीन S-400 डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है, वहीं भारत के तमाम 400 शहर 2700 किलोमीटर तक मार करने वाले शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में आते हैं। क्या पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों का मकसद भारत को रिलीफ फराहम करना है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला सवाल तो यही कि अमेरिका अपने कवानीन के तहत 2 मुल्कों पर कैसे पाबंदियां आयद कर सकता है? क्या इस हवाले से आलमी इदारे माजूर हैं या बेख्तियार? अगर कोई एक्शन लेता है तो वो ले, अमेरिका क्यों? देखें, आपके सवाल के 3 पहलू हैं। अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका के कानून और आलमी निज़ाम, ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें। अमेरिका की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उसके मफादात और नज़रियात के मातहत होती हैं। उनका आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक के ज़ाब्तों से कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं। तीसरा मामला ये है कि क्या वो सिद्ध रखता है दीगर ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की। तो अमेरिका चूँकि एक बड़ी आलमी ताकत, यकीनी तौर पे उसके सिफारती और सियासी असर की बुनियाद पे वो मुख्तलिफ ममालिक जो कि उससे मुख्तलिफ पॉलिसी हैं उन पे दबाव डालने के लिए अपने कवानीन कोशिश करता है और करता रहा है। लेकिन ये कोई पाकिस्तान फिक मामला नहीं है। ये वाला जो ख़ास मामला है, इसका बुनियादी जो हदफ है वो चीन के ऊपर जो उसकी माशी पाबंदियां हैं उनको बढ़ाना और चीन को पॉलिसियों पे नजरिसानी पर मजबूर करना है। सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR पर दस्तखत ना करना पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों की बड़ी वजह है? देखिए, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है एक बैनुल-अक़वामी कार्टेल समझा जाता है, जिसका मकसद दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो मिसाइल टेक्नोलॉजी पे अपनी तसल्लुत और दस्तरस बरकरार रखना चाहते हैं और उसकी टेक्नोलॉजी और पार्ट्स के आलमी सतह पे जो शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन काम है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसी मकसद सोच के तहत भारत को चंद साल कबल इसका रुकन बनाया गया था। पाकिस्तान की भी कोशिश है कि पाकिस्तान इसका रुकन बने ताकि उसको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ और टेक्निकल एक्सेस हासिल हो जो कि दुनिया के किसी भी खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क हासिल हैं। अलबत्ता इसके 2 ऐसे पहलू हैं MTCR के जो बड़े अहम हैं और भारत जो है कई बार उन उसूलों का मुर्तकिब हुआ है। पहला जो मामला है वो
پے لوڈ کے حوالے سے ہے کہ اینی میزائل جس کا پے لوڈ 500 kg سے زیادہ ہے، اور کوئی میزائل دوسرا جو معاملہ ہے وہ اس کی رینج کا ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ بھارت پوری دنیا جانتی ہے اس کے تعاون سے اس نے اتنا برہموس میزائل تیار کیا، اور جب تک کہ وہ MTCR کا رکن نہیں تھا تو اس کے اعلان کے مطابق رینج 290 کلومیٹر تھی، لیکن اب جب کہ وہ MTCR کا رکن بند ہے تو اس نے اس کی اصل رینج جو کہ 550 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے وہ نہ صرف ظاہر کی ہے بلکہ اب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو سیل کے لیے فرق کر رہا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت نے جو MTCR جوائن کرنے کے لیے اس کے بنیادی اصول ہیں اس کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے اور اچھا، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ چین امریکہ کی لڑائی کے سبب پاکستان کا میزائل پروگرام مشکل میں ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک عمومی رائے پائی جاتی ہے جو کہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ پاکستان کے داخلی وسائل اور ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئرز کی دن رات کی محنت کا ثمر ہے، اور پاکستان اس کا ثبوت بھی کہ پچھلے تقریباً 34 سال میں ہم نے 4 جنریشنز میزائلز کی ڈیولپ کیے ہیں بہت کم وقت اور کم وسائل سے، اور جو ہمارے چوتھی اور لیٹسٹ جنریشن ہے ابابیل وہ کہ کسی بھی جدید ترین میزائل سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو چین کے حوالے سے پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں ان پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت یا میزائل بنانے کی تعداد ہے اس پہ براہ راست کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ پابندیوں کا بنیادی مقصد جس طرح میں نے پہلے کہا وہ چین کے اوپر معاشی دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ امریکہ کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی لے۔ علی صاحب، امریکی پابندیوں سے 2700 کلومیٹر رینج والا شاہین 3 اور بھارت کے ڈیفنس سسٹم S-400 کو چکما دینے کی صلاحیت رکھنے والے ابابیل پر زد پڑ رہی ہے۔ یہ دونوں میزائل ان پابندیوں سے کس حد تک متاثر ہوں گے اور اس کا متبادل کیا ہوگا؟ جس طرح پہلے گزارش کی کہ پاکستان کے جو بہترین میزائل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، شاہین 3 جو کہ 2750 کلومیٹر تک مار کر سکتے، اور ابابیل جو کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹنگ انٹری وہیکل سے لیس ایک ایسا میزائل ہے جو کہ مختلف اہداف کو بیک وقت نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو ان کی صلاحیت، پروڈکشن، مینٹیننس، سیفٹی، سیکیورٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے داخلی وسائل سے ان دونوں میزائلز کو تیار کیا ہے۔ اور پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ بتدریج نہ صرف بے ہوتا جا رہا ہے بلکہ اس کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ دونوں میزائل جو ہیں اس خطے میں امن کی دیرپا ضمانت ہے، چونکہ جو ابابیل ہے جس طرح میں نے کہا ٹیکنالوجی سے لیس ہے، تو وہ کئی اسٹریٹجک وار ہیڈز جو ہے وہ ایک میزائل لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کسی بھی بیلسٹک میزائل ڈیفنس خصوصاً 400 کی آپ نے بات کی وہ اس کے خلاف کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ جبکہ شاہین 3 جو ہے وہ ایک اور ٹیکنالوجی جس کو مارف ہوتا ہے مینووریبل ری انٹری وہیکل، اس سے لیس ہے، جس کا مقصد جو اگین ایک دوسرے انداز میں کسی بھی بیلسٹک ڈیفنس سسٹم کو کنفیوز کرنا، ڈیفیٹ کرنا اور اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ دونوں ٹیکنالوجیز پاکستان کی اپنی ڈیولپ کی ہوئی ہیں، پاکستان نے کئی بار ان کا کامیابی کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ جو ٹیسٹ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستان آرمی کی کمان کے زیر استعمال ہے، اور اس خطے میں امن کی دیرپا ضمانت ہے، اور ٹیسٹنگ کے فیز کو جو ریکوائرمنٹ ڈیولپمنٹ اور ریسرچ کی وہ مکمل کی جاتی ہے۔ اچھا، بھارت کا 5000 کلومیٹر رینج والا اگنی 5 ان پابندیوں کا نشانہ کیوں نہیں بنا؟ جی، اگنی 5 جو بھارت کا میزائل ہے اس کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان نے سطح پہ 2 معاملات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کا یہ دعویٰ کہ اس کی دفاعی پالیسی بنیادی اہداف چین اور پاکستان کے خلاف دفنا ہے، لیکن اگر بھارت
اپنے وسائل اور اپنی ٹیکنالوجی کو بین البراعظمی میزائلوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال رہا ہے. تو یہ اس بات کا ٹیکنالوجیکل ثبوت ہے کہ اس کے مقاصد اور اہداف ہیں وہ پاکستان یا چین تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور اس کو مزید فروغ دے رہا ہے جس کا ایونچول اور فیوچر کا جو نشانہ ہے وہ خود امریکہ بھی سکتا ہے. اور یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ بین البراعظمی ڈیولپ کر رہا ہے. اور PCR جوائن کرنے کے بعد بھارت نے اس میں کافی امپرومنٹ کی ہے اپنی رینج میں، اور میزائل ٹیکنالوجی اس کو دستیاب ہے. اس کے مقاصد جو ہیں صرف پاکستان اور چین کے اہداف کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ دیگر براعظموں میں بھی وہ اپنے اہداف کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کرنا اپنی دفاعی پالیسی کا مرکز و محور سمجھتا ہے. سید محمد علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.